स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। क्लास 11th की ज्योग्राफ़ी चल रही है। 11th क्लास की ज्योग्राफ़ी में चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्लाइमेट यानी जलवायु, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने जो है मौसम से संबंधित क्रियाएं और जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं, जो जलवायु पे जो कारक होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन पार्ट 1 में कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने जलवायु परिवर्तन के कारणों में स्थिति और उच्चावच के बारे में वर्णन किया है, और वायुदाब और पवनों के बारे में विस्तृत लाइन बाय लाइन वर्णन किया गया है। और शेष पार्ट को हम इस भाग में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसको हम कई पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद से ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में जो है इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या मतलब है। अब देखिए, शीत ऋतु मतलब ठंडी हो गया, ठीक है। तो शीत ऋतु में जो ठंड का समय होता है, उसमें मौसम किस तरह से क्रिया करता है, यानी क्यों ठंड पड़ती है, वजह क्या है और किस तरह से मौसम होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं जलवायु। तो जलवायु में हमें खास करके वर्षा के बारे में अध्ययन ज़्यादा करना है। अब शीत ऋतु में जो जलवायु है, इसमें जो परिवर्तन होता है दो तरह से होता है। पहला, जो जलवायु बनता है, जो मौसम बनता है, वह शीत ऋतु में जो बनता है उत्तर पूर्वी मानसून से बनता है, ठीक है। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो बनता है वो दक्षिण और पश्चिम मानसून से बनता है। दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम, ठीक है। मतलब दो तरह की मानसूनी जो है मानसून होते हैं भारत में, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक उत्तरी पूर्वी मानसून। तो शीत ऋतु में जो मुख्यतः जो प्रभावी रहता है वह उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, और इसके माध्यम से 10% के आसपास बारिश होती है, खास करके ठंडियों के समय में, और वह पूर्वी तट पे होता है। जैसे ये भारत अपना है, तो भारत के पूर्वी तट पे जो है ही बारिश होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से शेष भारत के 90% बारिश जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये तो वर्णन रहा शीत ऋतु के मौसम में किस तरह क्रियाविधि हुई। आइए इसका विस्तार से चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, धरातली वायुदाब तथा पवनें। अब शीत ऋतु के मौसम में जो क्रियाविधि में रीजन क्या है, तो धरातली, वायुदाब और पवन, मतलब किस तरह से वायुदाब और पवनें इसमें भूमिका अपनी निभाती हैं। तो शीत ऋतु में भारत का मौसम क्या होता है, तो मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देखिए, जैसे ये भारत का मैप है, ऐसे समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, तो कह रहा है कि जो शीत ऋतु में होता क्या है कि हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तिब्बत में क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र। अब उच्च वायुदाब, अब पहले वायुदाब के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वायुदाब होता क्या है, जो वायुमंडलीय दबाव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं, जिसको किस में नापते हैं, तो मिली बार में नापते हैं, ठीक है। किस में नापते हैं, तो मिली बार में वायुदाब को नापते हैं। और यह जो है वायुमंडलीय दाब जो होता है, क्यों होता है, तो जहाँ पे मौसम या तापमान जहाँ अधिक होगा, जैसे आप मान लो ये तिब्बत है, तो शीत ऋतु में क्या होता है, तिब्बत में वायुदाब अधिक होने का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर जो है तापमान में क्या होगा, नमी होगा, वहाँ क्या होगा, वायुदाब उच्च होगा। यानी जहाँ पे जो टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाए, नमी हो जाए,
तो शीत ऋतु की बात कर रहा है तो आपको पता ही है कि उस समय मौसम कैसा रहेगा, एकदम ठंडा रहेगा और जो वायु होगी उसमें नमी ज़्यादा मात्रा में होगी, इसलिए उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है। और निम्न वायुदाब का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पर तापमान क्या होता है, मतलब तापमान ऊंचा रहता है, और जब ऊंचा तापमान रहेगा तो हवाओं में नमी नहीं रहेगा। अब जो जिस हवा में नमी नहीं रहेगा वो हवाएं क्या होंगी, हल्की होंगी, और जो हवा हल्की होगी वो क्या होगी, वह ऊपर की तरफ से अपना ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। तो अब देखिए जैसे यहाँ उच्च वायुदाब है, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। तो अब जब यहाँ उच्च वायुदाब होगा, यहाँ निम्न वायुदाब होगा, जहाँ तापमान अधिक होगा तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। तो जब यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्थान खाली होगा हवाओं का, तो उसका स्थान घेरने के लिए हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने आप लोगों को ये भी समझाने का कोशिश किया कि हवाएं कैसे चलती हैं, कि क्यों हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं। तो हवाएं किस तरफ चलती हैं, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। और उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब होता क्या है, तो यह सब तापमान के कारण होता है। क्लियर हो गया। आइए, तो वही कह रहा है कि इस समय हिमालय के उत्तर में क्या होता है, उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर क्या होता है, निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। वही पवनें क्या होती हैं, प्रवाह होना शुरू हो जाता है। अब मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खासकर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, मध्य गंगा घाटी का संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये जेट हवाएं दिखा रहा है। जेट हवाएं किधर चल रही हैं, तो यह भूमध्य सागर के पास से उठती हैं और उत्तर पूर्व की तरफ अपना आगे बढ़ती हैं। ये जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, उनको हम क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। और पश्चिम की तरफ से चल रही हैं तो इनको पश्चिमी जेट हवाएं कहते हैं। ये खास करके जाड़े के दिनों में चलती हैं। देखिए 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। अब जेट प्रवाह में जो ऊपरी वायु में जो परिसंचरण, जो गति होता है, उसके बारे में देखिए। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल के निचली सतहों में चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। अब कह रहा है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव में होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलती हैं। ये पवनें कैसे चलती हैं, तो तिब्बत पठार के समानांतर में एशिया महाद्वीप में चलती हैं। कौन सी, तो जेट प्रवाह। इन्हें क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं, जो वायुमंडल में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्गों में क्या करता है, तो अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे ये जो तिब्बत का, जैसे ये हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, ये हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ तिब्बत है। तो जब ये जेट प्रवाहें चलती हैं तो ये क्या करता है, तिब्बत जो है इनको 2 भागों में बांट देता है। चूँकि यहाँ ऊंचे पर्वत हैं तो ये क्या करता है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है, जान ही रहे हैं आप। तो ये क्या करता है, इन हवाओं को 2 भागों में बांट देता है। कौन कौन से, तो एक को क्या कहते हैं, दक्षिणी शाखा, और एक जो है क्या होती है, उत्तरी शाखा। तो जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा को औसत स्थिति फरवरी में लगभग क्या रहता है, तो 25 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर क्या होता है, तो 200 से 300 मिलीबार होता है। मिलीबार मैंने बताया वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और जो जेट प्रवाह चलती है, यही जो ठंडियों के समय में जो मौसम पर प्रभाव पड़ता है, जो मौसम बदलता है, जिसमें क्या होता है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ
उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ क्या करते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं और भूमध्य सागर पर उत्पन्न, ये बताया मैंने पीछे अब आप लोगों को कि भूमध्य सागर पर ये धाराएँ क्या होती हैं, यह एक प्रकार का चक्रवात है जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होकर के ऊपर उठ करके और पूरब की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही उत्तर भारत में प्रवेश करता है ये जेट प्रवाहों के माध्यम से दो भागों में विभक्त हो जाता है और एक जो भाग है वह उत्तर पश्चिम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि हो जाती है और विक्षोभों के आने के पूर्व का संकेत माना जाता है। अब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात कहाँ उठता है, तो बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात क्या करते हैं, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो पूर्वी तट है पर क्या करते हैं, टकराते हैं और टकरा करके मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण अधिकतर चक्रवात अत्यधिक क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। कह रहा क्या आपने दूरदर्शन प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों का चाल देखा है कि नहीं, उसके बारे में। अब ये ग्रीष्मकालीन मानसून पौने हैं दिखा रहा है। तो ये था अभी हमने जो पढ़ा, जो शीत ऋतु में मानसून होता है। अभी शीत ऋतु में मानसून कैसे चला, तो यही जो है जेट प्रवाहों के माध्यम से चला और फिर जो है जिसको हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, इधर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर से हवाएं चलती हैं और जैसे बंगाल के खाड़ी के पास आती हैं तो नमी हो जाता है हवाओं में और वह नमी जो है पूर्वी आ करके पूरबी तट पे जो है टकरा करके और बारिश करती हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पे बारिश होती है। तो यह शीत ऋतु में होता है। अब ग्रीष्म ऋतु में जो है, तो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं कैसी होती हैं, आइए उनका वर्णन देखते हैं। कह रहा धरातलीय वायुदाब तथा पौने। अब ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से धरातलीय वायुदाब और पौने होती हैं, तो गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण की स्थिति में आता है। सूर्य क्या होता है, तो उत्तरायण की स्थिति में आता है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि सूर्य उत्तरायण कब होता है, तो 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। जैसे ये आपका ग्लोब अगर हम ले लें तो ये बीच वाला जो है भूमध्य रेखा हो गया, 23.5 अंश उत्तरी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं। तो 22 मार्च को सूर्य कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पे होता है। ठीक है, और यहीं से सूर्य 22 मार्च के बाद किधर बढ़ने लगता है, तो उत्तर की तरफ, यानी कर्क रेखा की तरफ। और 21 जून को फ्रेंड्स, 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। क्लियर हो गया। आइए, वही कह रहा है कि गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, कब, तो 22 मार्च के बाद से, तो उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु का क्या होता है, परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब की पेटी हो जाती है। अब जुलाई तक क्या होता है, मध्य भारत में क्या हो जाएगा, तो निम्न वायुदाब की पेटी हो जाएगी। क्यों, वहाँ पे जो है तापमान बढ़ जाता है, जुलाई में गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, तो उस समय क्या हो जाता है, जो है निम्न वायुदाब की पेटी हो जाती है। और निम्न वायुदाब की पेटी को क्या कहते हैं हम, तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ITCZ कहते हैं। और इस ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में इसको कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये क्या होता है, ये ITCZ क्या होता है, तो देखिए जहाँ लो प्रेशर होगा, उस लो प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। इसी को कहते हैं, लो प्रेशर को क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। ये क्या होता है, उत्तर की ओर खिसकने लगता है और कह रहा है 20 अंश से 25 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से क्या होता है, लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्यरेखीय द्रोणी जो ITCZ है कि उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच
अंतर संबंध होता है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। अब ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ITCZ बन जाएगा, यानी निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाएगा। तो हवाएं आपको पता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो यहाँ से हवाएं क्या होगी, इधर चलना शुरू कर देंगी। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम से हवाएं उत्तर पूर्व की तरफ चलना शुरू कर देंगी, और तब होता है क्या, मानसून बनता है और बारिश होती है। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध से उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु जो होती है विषुववृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहती है। और जब अरब सागर से जो वायु है जो ऊपर चलती है तो अपने साथ नमी लेकर चलती है, वही पश्चिमी तटियों पर टकरा करके बारिश करती है, फिर आगे बढ़ती है तो बारिश करती है। देखिए जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण अब जो है तो वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभमंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 अंश उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता है। ये मानसून का आगमन आप लोग देख सकते हैं। कह रहा फ्रेंड्स, पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्ण चक्रवाती चक्रवात जो है तो पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, और ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता और प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन वर्षा प्रतिरूप का निर्धारण पर पड़ता है। और ITCZ जब अभी हम लोग ऊपर जो पढ़ रहे थे जिसको अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है विषुववृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय विस्तरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में ऊपर वायु क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ जो है 20 अंश से 25 अंश उत्तर अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने का दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 अंश उत्तर, 40 अंश और 60 अंश पूर्वी देशांतर के बीच विषुववृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव से विषुववृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसके अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही उत्तरी पूर्व मानसून है। अब देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल आप लोगों को बता दूं। जैसे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में ITCZ जो होता है, जो लो प्रेशर जोन बनता है, वो मध्य भारत में बनता है। कहाँ पे, तो 20 से 25 अंश उत्तरी अक्षांश के आसपास में, जो कौन सा है, तो मध्य गंगा का मैदान है। तो जब यहाँ ITCZ लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं क्या होती हैं, दक्षिण पश्चिम से खसक करके इधर बहने लगती हैं। यानी यहाँ उच्च वायुदाब होगा और यहाँ निम्न वायुदाब है, तो हवाएं इधर से चलना शुरू होती हैं। और जैसा कि आप लोग पता है कि कोरियालिस बल के अनुसार हवाएं जो हैं उत्तरी दिशा में जा करके क्या होती हैं, अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो कोरियालिस बल के कारण ये देखिए आप देख सकते हैं क्या होती हैं, तो विषुववृत्त को पार करके ये अपने दिशा से क्या होती हैं, जो दक्षिण पश्चिम से हैं ये किधर मुड़ जाती हैं, जो दक्षिण पश्चिम से हैं ये उत्तर पूर्व की तरफ। जैसे ये जो हवाएं हैं ऐसे चल रही थी तो ये किधर मुड़ जाएंगी, इधर की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, और फिर जो है ये हवाएं चूँकि अरब सागर से उठ करके जाती हैं तो इनमें नमी रहती है और वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं और फिर जो है बारिश करने लगती हैं।
तो ये सारी प्रक्रिया है ITCZ का। शेष प्रोसेस सेम उसी तरह से है। जब उत्तर और पूर्वी मानसून चलती है तो चूँकि ये जो ITCZ है दक्षिण की तरफ खिसक जाती है, इसलिए जो है उत्तर पूर्व वाली मानसून क्या करती है, दक्षिण पश्चिम से बदल करके क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व हो जाती है और यह उत्तर पूर्व मानसून कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम यहीं जो है समाप्त करते हैं। शेष पार्ट को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।